बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आगे चलते हुए आज हम बात कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और साल्ट एनालिसिस की। हमने जैसा कि आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्रोमेटोग्राफी और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि उस हिस्से को एग्जामिनर ज़्यादा टच करना पसंद नहीं कर रहा, और उसको टच ना करने के पीछे बड़ी ऑब्वियस सी रीज़न ये है कि उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप बीएससी में भी जाकर देखते हैं तो वो उसी चीज़ की एलेबोरेशन है, बड़ी सादा सी, जो एफएससी में बुनियादी अल्फाज में समझाई गई है, यानी कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसी तरीके से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अलावा कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही। तो इसी वजह से हमने एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया था, एसिड्स, बेसिस और इंडिकेटर्स, और उसको हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। उसी डिटेल के अंदर कुछ थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, तो उस पर बात कर लेते हैं। एक है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट और एक है हुसैनोविच कॉन्सेप्ट। हुसैनोविच कॉन्सेप्ट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। तो इन दोनों पर आज हम बात करेंगे। मुख्तसर सी बात है, बस इसे करके हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, और इसी तरीके से बात होगी सॉल्ट एनालिसिस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, जिसके ज़रिए से हम कुछ ना कुछ अपना अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और लोग जो है ना ऐसा पूछ रहे हैं कि जो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स वाला हिस्सा है उसके बारे में अभी कुछ डाउट बाकी हैं। वो कहते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम देखते हैं एफएससी में, तो यहाँ पे हमें पूरा सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर सारे नज़र आते हैं। और जब हम बीएससी में देखते हैं, पर्टिकुलरली आप ज़फ़र इकबाल की बुक की अगर बात करते हैं या हक नवाज भट्टी की बुक की बात करते हैं, तो ज़फ़र इकबाल में तो मैंने चेक भी किया है, उसमें तो नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में मेंशन की गई है। मैंने पहले ही एक बार आपको कहा था कि आपने जो बुक लेनी है वो बिल्कुल कंसाइज, प्रिसाइज और टू दी पॉइंट होनी चाहिए, जैसे कि जुल्फ़िकार अली खोखर साहब की किताब थी। उसके अंदर बीएससी का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग उसे बस वहाँ पर लिखा हुआ था। तो वो सिलेबस ना बड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी का ही है। बाद में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने उसे कॉपी भी किया हुआ है और उसी को वो चला रही हैं। तो वो जो सिलेबस है उसमें मेजर हिस्सा कवर हो जाता है। उस सिलेबस के अंदर हमें इतनी डिटेल में इन सब एलिमेंट्स की या कंपाउंड्स की बात करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है सेकेंड ईयर की, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर का, तो उसमें भी काफ़ी डाटा मौजूद है, नो डाउट काफ़ी डाटा मौजूद है। लेकिन उस डाटा के अंदर जो हमें लगता है कि सवाल आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स के सवाल हैं जिनका आम जिंदगी में कोई नाम है या आम जिंदगी में किसी तरह यूज होते हैं। तो करना हमने ये है, जैसा कि मैंने कहा था, कि जो भी ओर्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका कोई कॉमन नाम होता है वो, और जिनकी कोई कॉमन डे एप्लीकेशन है, आप सेकेंड ईयर से शुरू करें और फिफ्थ चैप्टर तक जाएं। सेकेंड ईयर के सेवन्थ चैप्टर से सेकेंड चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर से फिफ्थ चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर तक जो भी कुछ लिखा है, आप जब एक बार उसे कैजुअली सफ़े पलटेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। बोरिक एसिड ये आई ऑइंटमेंट के तो वो आंखों की सफाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बोरेक्स है वो इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जांपल एज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर है वो वूल इंडस्ट्री में किसी हद तक इस्तेमाल हो रहा है, फ्रीऑन्स हैं या टेफलॉन हैं उनके अपने इस्तेमाल हैं। तो इस तरह के इस्तेमाल है, वो इस्तेमाल सारे मेरे बोलने वाले नहीं थे, इसलिए वो इस्तेमाल आपने एक बारी बस पेज पर लटने हैं और देख लेना है कि कौन सा एलिमेंट की कॉमन डे में कोई यूज़ या कोई नाम या और का नाम मौजूद है, तो वो आपने कर लेना है। सही है जनाब। सेकंड पीरियड की जहाँ तक बात है, उसके एलिमेंट्स ना हमेशा स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से बाकी ग्रुप मेंबर्स से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो हर सेकंड ग्रुप का मेंबर, चाहे वो लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, वो अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंस इन बिहेवियर शो करते हैं। इसकी वजह एक ही है, स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी या स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मेटल्स के लिए हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से पेकुलियर बिहेवियर होता है और नॉन मेटल्स में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। सही है जनाब। तो ये मेन बातें जो मैंने क्लियर करना चाह रहा था वो कर ली। आगे चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट और यूसेनोविच कॉन्सेप्ट की। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। अगर कोई ऑक्साइड डोनर है
तो वो बेस होगी। अगर कोई ऑक्साइड एक्सेप्टर है तो वो एसिड होगा। मिसाल में कैल्शियम ऑक्साइड को सिलिका से मिलाकर कैल्शियम सिलिकेट बनाएं। सिलिका ने ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया है, सिलिका एसिड है और कैल्शियम ऑक्साइड बेस है। बड़ा लिमिटेड का कॉन्सेप्ट है, ऑक्साइड नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। सही है जनाब। पुराने वक्तों में हेम्फ्रे डेवी ने भी ऑक्सीजन की बेस पर जनाब चीज़ों को एसिड या बेस में क्लासीफाई किया था, तो बड़ा ही नॉमिनल सा कॉन्सेप्ट है। अलबत्ता हुसैनोविच कॉन्सेप्ट जो है ये समरी है तमाम तर कॉन्सेप्ट्स की, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो कहता है कि अगर कोई एनाइन है या एनाइन डोनर है या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है या कोई ऐसी चीज़ है जो जब एसिड से मिलती है तो साल्ट बना देती है, इन सब को आप बेस कह देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ जो आर्हीनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड या ल्यूइस के मुताबिक इस बेस थी, वो सबको मिलाकर अगर आप एक कॉन्सेप्ट में लिख दें तो हुसैनोविच कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर कोई चीज़ कैटाइन हो या कैटाइन डोनर हो या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो तो उसे आप एसिड कह देंगे। सही है जी। हुसैनोविच कॉन्सेप्ट में बस ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक कंप्लीट डेफिनेशन आपको पैकेज मिल जाए जिसमें तमाम तर बातों को एसिड और बेस की एक जगह पर लिख दिया गया हो तो डेफिनेटली वो हुसैनोविच कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर इतनी ही बात थी और कोई ज़्यादा बात है नहीं। हम अब आगे चलते हैं और बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर हमने एफएससी का ताल्लुक जो है वो हमारा बना रहना चाहिए। पार्ट 1 सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर जो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, उन पर आपका गौर बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। उसके अंदर से ही हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को करना है और उसमें थोड़ी सी इनोवेशन हम ले आएंगे तो ये बन जाएगा बीएससी का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जितनी बातें हमें चाहिए हैं वो सब की सब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एफएससी के एक छोटे से टॉपिक में लिखी हुई हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इस तरह है कि एक सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट को आप ऐड कर रहे हैं दो सॉल्वेंट्स के अंदर, जिनमें एक को मैं 1 नाम दे रहा हूं, एक को 2 नाम दे रहा हूं, और ये दोनों सॉल्वेंट आपस में मिसिबल नहीं है। जब आप सॉल्यूट को डालते हैं यहाँ पर तो सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड कर रही है इस सॉल्यूट की रिलेटिव अफिनिटी फॉर बोथ लिक्विड्स पर, और वो डिपेंडेंस सॉल्युबिलिटी की फॉर्म में हम उसे देख सकते हैं। यानी कि सॉल्यूट अपने आप को जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो रेशो इसकी कंसंट्रेशन की होगी। कंसंट्रेशन इन ए या 1 कह देते हैं, चलें 1 में जो कंसंट्रेशन है और जो 2 में कंसंट्रेशन है, इसकी जो रेशो है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, वो असल में जो सॉल्युबिलिटी है 1 में और जो सॉल्युबिलिटी है 2 में, इस पर डिपेंड कर रही होगी। सही है जी बात। अच्छा, यहाँ पर अब ज़रा देखें, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर कलीदी हैसियत रखता है, प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी बात बता रहा हूँ। अ सॉल्यूट distributes itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added। इसका मतलब ये है कि अगर आप सॉल्यूट ज़्यादा डालेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होगा कि फॉर एग्जांपल रेशो 70-30 की है, तो अगर आप 10 ग्राम डालेंगे तो 7 ग्राम पार्ट 1 में चले जाएंगे सॉल्वेंट में और 3 ग्राम जो हैं वो सेकंड सॉल्वेंट में जाएंगे। अगर आपने 100 ग्राम डाले हैं तो 70 ग्राम इधर चले जाएंगे 1 में और 30 ग्राम 2 में चले जाएंगे, लेकिन रेशो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस रेशो को डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट होता है अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस।
कंडीशंस अगर आपके पास सॉल्वेंट जो हैं वो सेम हो। सही है जनाब। और सेम सॉल्वेंट होंगे, सेम टेम्परेचर होगा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है ना वो आम तौर पर तमाम चीज़ों के लिए कांस्टेंट ही, वे खास हालात में कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम उस वक्त जो है वो अराइज होती है जब जो आपका सॉल्यूट है वो या तो एसोसिएट होना शुरू हो जाए या फिर डिसोसिएट होना शुरू हो जाए किसी एक सॉल्वेंट में। मिसाल के तौर पर आपको जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें ये मिसाल तकरीबन सब में ही कॉमन होती है कि अगर आप बेंजोइक एसिड की सेपरेशन कर रहे हैं बिटवीन वाटर एंड बेंजीन। सही जनाब। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सॉल्यूट ले लें बेंजोइक एसिड और इसे डिस्ट्रीब्यूट करवा लें हम वाटर के दरमियान और बेंजीन के दरमियान। बेंजीन में बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट करता है एज डाइमर। सही है ना। वाटर में ये एज मोनोमर ही एग्जिस्ट करता है। बेंजोइक एसिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो बेंजोइक एसिड सॉल्युबल हो जाता है, टेम्परेचर कम करते हैं सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, तो अब जनाब होगा ये कि बताता ये है हमें किताब वाला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है अगर तो अनएसोसिएटेड मतलब कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन सॉल्यूट की नहीं है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके वो एसोसिएट करते हैं तो फिर जो फार्मूला होगा वो होगा C1 ओवर C2 की पावर 1 ओवर n। और यहाँ पर n जो है n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड। सही जी। जितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं उनकी तादाद। मसलन यहाँ पर बेंजीन डाइमर की फॉर्म में है तो डाइमर का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। तो अब अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट निकाला तो वो C वाटर ओवर C बेंजीन जो है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर तीन मॉलिक्यूल एसोसिएट होते तो ये 1/3 हो जाना था। सही है जी बात। चार मॉलिक्यूल, वैसे चार पता नहीं कब होते हैं लेकिन चार अगर होते तो ये 1/4 आ जाती यहाँ पर वैल्यू। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की फॉर्म जब मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएं तो डिसोसिएशन की जो डिग्री है वो अगर आप लगा लें तो फिर C2 1 माइनस अल्फा ये वाला फार्मूला लग जाएगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की उस पर डिपेंड करेगा। सही है जनाब। तो ये कुछ मेन बातें हमें यहाँ पर अंदाज़ा लगानी चाहिए। एक बहुत ही टॉप क्लास इंफॉर्मेशन वो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 में मिलती है फर्स्ट ईयर के अंदर और उसकी BSc में एक्सप्लेनेशन विद वैल्यूज दी गई है। वो ये है कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आर मोर इफेक्टिव देन यूजिंग वन सिंगल लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर आप एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ना आप काम ये करते हैं कि आपके पास एक सॉल्यूट जो है, ये बड़ा बात ज़रा समझ लें कि आपके पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कब काम करती है, जब सॉल्यूट जो है वो वोलाटाइल हो या थर्मली अनस्टेबल हो। अच्छा, अब इस बात को ज़रा समझें। आप में से जो लोग एक्सपेरिमेंटल साइंसेज में थोड़े से अच्छे हैं वो अगर ये अंदाज़ा लगाएं, फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर को एक बारी गो थ्रू करें तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स दी गई हैं। एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन उस वक्त काम करती है जब आपके पास इनसॉल्युबल मटेरियल को आप सेपरेट करना चाह रहे हो तो आप फिल्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं, अब हमने दोनों को सेपरेट करना है और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि गर्म पानी में वो ज़्यादा हल होता है, ठंडे पानी में कम हल होता है। तो अब आप कौन सी टेक्निक लगाएंगे? क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन के दौरान पहले फिल्ट्रेशन करेंगे जिससे इनसॉल्युबल मटेरियल निकल जाएगा, और सॉल्युबल मटेरियल को जब आप गर्म सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो सॉल्युबल मटेरियल क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तीसरे वाली टाइप सब्लिमेशन, आप गर्म करें, गर्म करके एक चीज़ को उड़ा दें। अब फिल्ट्रेशन से इनसॉल्युबल मटेरियल सेपरेट हुआ, क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन में गर्म करना पड़ा। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूट हो जो गर्म करने से ख़राब हो जाता हो, उड़ जाता हो, डिकम्पोज हो जाता हो या वेपोराइज हो जाता हो, तो उसको सेपरेट करने के लिए एक ऐसी टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव तो है ही, साथ ही वो कोल्ड टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर काम करती है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अगर हमारा सॉल्यूट वोलाटाइल है या थर्मली अनस्टेबल है तो फिर हम गर्म करने का रिस्क नहीं ले सकते, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन या सब्लिमेशन में। तो फिर हम उसे ठंडी ही हालत में सेपरेट करने के लिए बाहर से एक सॉल्वेंट डालते हैं जिसके अंदर वो सॉल्यूट ज़्यादा हल होता है, और वो सॉल्वेंट उसे उसकी अमाउंट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसी वजह से नाम पड़ गया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। कॉमन एक्सट्रैक्शन जो लेबॉर्ट्री में की जाती है वो ईथर एक्सट्रैक्शन है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब होगा क्या कि आपने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन की जाए। जो बुक है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव जो भी आपकी इनऑर्गेनिक की बुक है, उसमें आपको ये पता लगेगा कि अगर आप एक सिंगल एक्सट्रैक्शन करें तो आप तकरीबन 0.66 यानी कि 66%, सही है जी, ऑलमोस्ट 66% सॉल्यूट जो है ना वो आप सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंगल एक्सट्रैक्शन, सही है जनाब। और अगर आप मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करें, फॉर एग्जांपल अगर आप हाफ वॉल्यूम की 2 एक्सट्रैक्शंस करें तो आप काफ़ी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 0.75 तक अमाउंट जो है या 75% तक अमाउंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पता ये लगा है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये कहता है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैथमेटिकली जो आपका एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करता है, जिससे पता लग रहा है कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस आर मोर एफिशिएंट देन सिंगल एक्सट्रैक्शन। सही है जी, ये स्टैटिस्टिकल कह लें, मैथमेटिकल कह लें, रेशियो प्रोपोर्शन कह लें, कुछ भी कह लें, उस बेस पर जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस हैं उनसे ज़्यादा सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट होता है। लेकिन कभी भी 100% एक्सट्रैक्शन नहीं होनी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के मुताबिक हमेशा जो पहला सॉल्वेंट है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रह ही जाएगी। तो ये है जी बात सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, सही है। मेन बातें वही हैं जो एफएससी के अंदर हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। 2 नई बातें थी वो मैंने यहाँ पर बता दी हैं, बाकी कोई मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है और किसी बात की। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी की और साथ सॉल्ट एनालिसिस की।